बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today my lecture is FIR. So far as the FIR is concerned, it is abbreviation of First Information Report. There is a two kind of report: information in cognizable offense and information in non-cognizable offenses. So far as the information in cognizable offense is concerned, it has been enunciated under section 154 CRPC that every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, he shall be reduced into writing by him or under his direction, and be read over to the informant. और जो सेकंड पोर्शन है इसका, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf. There are three portions of this section. In first portion, it has been enunciated that कि कॉग्निटिव ऑफेंस के कमीशन के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो जुबानी तौर पर कोई शख्स जाके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताता है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको लिखेगा या वो उसको लिखे जाने की डायरेक्शन देगा। ये है पहला पोर्शन इस सेक्शन का कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है किसी भी तरह से कि उस थाने की हदूद में कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म कमिट हुआ है और कोई शख्स उस जुर्म की इत्तला ज़बानी जाके SHO को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि SHO भी हो सकता है और उससे निचले दर्जे का ऑफिसर भी हो सकता है, उसको देता है, तो उसका यह फर्ज बनता है कि वो उसको राइट डाउन करे, उसको फौरी तौर पर लिखे या फिर उसको लिखे जाने की हदायत जारी करे। जब वो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी तो ये उस ऑफिसर की ड्यूटी है, खा उसने वो इंफॉर्मेशन खुद लिखी हो या लिखे जाने की हदायत जारी की हो, कि वो उस शख्स से उस पर दस्तखत करवाएगा जिसने वो इंफॉर्मेशन दी है, और उसका जो सब्सटेंस होगा उसको पढ़कर सुनाएगा जी, और उसके बाद वो एक किताब में उसका अंदराज करेगा जिसको हम रजिस्टर रोजनामचा कहते हैं, और वो उस फॉर्म में बना होता है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इस ज़ेमन में हदायत जारी करती है। तो सेक्शन 154 CRPC जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में है, और जो इसका ऑब्जेक्ट है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि FIR दर्ज होने के फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा इसका मकसद ये है कि सेट द लॉ इनटू मोशन, ताकि कानून को हरकत में लाया जा सके। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है और उसको फिर लिखा जाता है, उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं। आमतौर पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को CRPC में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर इसके वर्ड्स को पढ़ा जाए जो सेक्शन 154 है, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब कई सवालात पैदा होते हैं
कि ये जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 154 है, जिसको हम FIR कहते हैं, क्या ये पर सी एडमिजिबल है इन दी कोर्ट ऑफ लॉ के नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ये इनकल्पेटरी नेचर, दूसरे शख्स को मुलव्वस करने वाली एप्लीकेशन है, इल्ज़ामात लगाने वाली है, और ये एविडेंस में इनएडमिसिबल होती है आज खुद। दूसरा ये है कि कॉग्निबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। जहां तक इसके अंदर कौन कौन सी मंदरजात होने चाहिए, तो याद रखिए कि इट इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, कि इसमें हर चीज जो है उसको शामिल किया जा सके, हर डिटेल शामिल की जा सके, और ये जरूरी नहीं है कि आप उस वक़ूआ की बाबत तमाम डिटेल्स FIR में दर्ज करवाएं। इसका मकसद यह है जी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ऑपरेशनल करते हैं, और ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, और इसमें सब्सटेंशियल मटेरियल होता है, और इसमें हमने मुल्ज़मान का जो रोल है उसको मेंशन करना होता है, और नेम ऑफ द विटनेसेस को मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद जी जो FIR के एसेंशियल्स हैं, ये कोई फॉर्मल चार्ज की तर्ज पर नहीं होती, ये उन फैक्ट्स के मतलब स्टेटमेंट हैं जो अक्रेंस के बारे में होते हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट और इसके अलावा फैब्रिकेशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये कोई प्रोसिक्यूशन केस का डिटेल्ड वर्जन नहीं होता, बल्कि इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ही सिर्फ बयान करने होते हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, हर शख्स का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर वो SHO उसकी एप्लीकेशन पर इनकार कर देता है तो उसके पास अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हैं, जैसे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A 22B सबसेक्शन 6 के तहत आप रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस के लिए सेशन जज और हाई कोर्ट से डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और ये जो आजकल रवाज निकल आया है जी कि आप एप्लीकेशन देते हैं तो उससे पहले जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो एक इंक्वायरी हेल्ड कर देते हैं, तो दिस इज टोटली इलीगल एंड अनलॉफुल। नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी permissible before the registration of FIR। आप किसी भी क्राइम या ऑफेंस की इनिशिएशन के लिए preliminary इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकते। इफ ए कॉग्निबल ऑफेंस इज मेड आउट देन FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके बाद डिलेड FIR का कॉन्सेप्ट आता है जी। 1 या 2 दिन का डिले जो है रिपोर्टिंग ऑफ अकरेंस का, तो ये नेचुरल है, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन केस के लिए फैटल है।
क्योंकि इसमें फैब्रिकेशन और जो कंकॉक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड एफआईआर, registration of second FIR by the police is not banned by any provisions of the Code of Criminal Procedure. Propriety, however, demands that there should be only one first information report to move the police, but the different course can only be adopted in exceptional circumstances by the order of superior courts. सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर से आप दूसरी एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं अगर कुछ वकूआ के बारे में खदशात हैं, या अगर पहली एफआईआर में जो अक्रेंस है उसको तब्दील कर दिया गया है, तो बाद में आपको रियल अक्रेंस का पता चलता है, तो उसके बारे में सेकंड एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। उसके बाद जी इन्वेस्टिगेशन का जहां तक ताल्लुक है, किसी कॉग्निबल ऑफेंस के बारे में पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना, पुलिस ऑफिसर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जी कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को एंटर करे प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर में और बगैर किसी डिले के उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको स्टार्ट करे। कैंसलेशन ऑफ एफआईआर भी एक टॉपिक है इसमें जी। अगर आप देखते हैं कि एफआईआर जो है वो फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, कंकॉक्टेड है और ऐसे फैक्ट्स पर है जो हकायक पर मबनी नहीं है, तो फिर कैंसलेशन ऑफ एफआईआर में कैंसलेशन रिपोर्ट पेश की जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, जो उसको बकायदा कैंसिल करने के ऑर्डर्स जारी करते हैं, और उसके बाद जो रजिस्टर ऑफ रिपोर्ट है उसमें रेड पेंसिल से उसके ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है, जिससे प्रज्यूम किया जाता है कि इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं जिनको यहां पर एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे सेक्शन में एक लफ्ज है जी सब्सटेंस देयर ऑफ, अंडर सेक्शन 154, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि उसमें होल मटेरियल या पार्ट ऑफ द एफआईआर है। इसका मतलब है जी सिर्फ जिस्ट, रेलेवेंट पर्टिकुलर्स, क्योंकि पुलिस रूल्स 1934 में जो बयान किया गया है कि जो सब्सटेंस देयर ऑफ का मतलब जिस्ट है, उसका सिर्फ अक्रेंस का आप खुलासा बयान करेंगे, और इसकी जो कॉपीज हैं जी एफआईआर की, वो मुतल्लिका पुलिस डायरीज में लिखने के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भिजवाई जाएंगी, मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट को भी एक कॉपी भिजवाई जाएगी, और एक कॉपी जो है वो रिजर्व कर ली जाएगी उसी ऑफिस में आइंदा वक्त के लिए। एक इसके बाद टॉपिक आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के बाद कई दफा आपने सुना होगा जी कि फला एफआईआर जो है उसको सील कर दिया गया है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आमतौर पर पुलिस खुद उसको सील नहीं कर सकती, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई रैंक के मुताबिक हो, जिसका रैंक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बराबर हो, तो ये करार दिया गया है कि वो उसको सिर्फ सील कर सकती है। दिस इज ए इंपेरेटिव प्रोविजन, और पुलिस जो है जी वो
एफआईआर को रजिस्टर्ड करने से इनकार नहीं कर सकती। सिर्फ ये वर्जन लेके कि आपका जो स्टांस है वो फॉल्स है। उसके बाद आ जाता है जी, अगर आप सेक्शन 154 को सेक्शन 29 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 से मिला के पढ़ें तो पुलिस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर केसेस अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। Before the registration of first information report, no preliminary inquiry can be conducted about the initiation of any crime. ये अगर आप 154 को सेक्शन 29 पुलिस एक्ट 1861 के साथ मिला के पढ़ें तो आपके नॉलेज में ये बात आएगी कि आप इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकते बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन में जहां तक इसका ताल्लुक है जी, questioned FIR was found to have been recorded just to frustrate the proceedings initiated by the lady accused before the judge family court for dissolution of her marriage, and the decree passed by the court was still holding the field. Reading of FIR and the other evidence so far regarded did not inspire any confidence, and no legal justification was available for registration of the case. FIR registered against the petitioner lady was quashed in circumstances. एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के जरिए फॉल्स, फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड एफआईआर्स को हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन इख्तियार करते हुए अंडर आर्टिकल 199 सीआरपीसी 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो ऐसी एफआईआर को क्वैश करने का अख्तियार भी रखती हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 155 सीआरपीसी। ये है जी इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निबल केसेस, नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस केसेस में अगर इत्तला आ जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास तो वो क्या प्रोसीजर इख्तियार करेगा। When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid, and the substance of such information, and refer the informant to the magistrate. Non-cognizable cases में अगर information आ जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तो फौरी तौर पर वो उसकी रपट दर्ज करेगा और उस बुक में उसको दर्ज करेगा जैसे ऊपर बयान की गई है, उसका सब्सटेंस और इंफॉर्मेट जो इत्तला देने वाला है उसको मैजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा। अब जहां तक नॉन कॉग्निबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट और सेकंड क्लास हैविंग पावर टू सच केसेस और सेंड द सेम फॉर ट्रायल टू द सेशन कोर्ट। किसी पुलिस ऑफिसर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो नॉन कॉग्निबल केसेस में मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड क्लास का होना चाहिए, उसकी इजाज़त के बगैर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता। Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation। अगर उसको मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर जारी कर देते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उसके पास तमाम इख्तियारत जो हैं वो पुलिस ऑफिसर के हासिल होंगे, लेकिन सिर्फ वो विदाउट अरेस्ट उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकता, विदाउट वारंट उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 156, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निबल केसेस, कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुराइम की तफ्तीश कैसे होगी। Any officer in charge of a police station may, without the order of magistrate, investigate any criminal case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into a trial under provisions of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial। जहां तक नॉन कॉग्निबल केसेस का ताल्लुक है, जहां तक कॉग्निबल केसेस का ताल्लुक है तो कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन
मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर उसका अख्तियार है कि किसी भी कॉग्निटिव केस में जिसमें उस मैजिस्ट्रेट साहब को अख्तियार समात हासिल हो, बगैर ऑर्डर्स के उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और दूसरा सबसेक्शन जो है 156(2) में यह बात बयान की गई है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई कार्रवाई करता है, प्रोसीडिंग करता है ऐसे केसेस में, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस ग्राउंड पर कि वो एक ऐसा केस था कि वो जो पुलिस ऑफिसर था इस सेक्शन के तहत उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का अख्तियार नहीं रखता था। फर्ज करें कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आप इस ग्राउंड पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कि उसके पास उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का अख्तियार नहीं था। एक ऐसा मैजिस्ट्रेट जी जिसके पास 190 सेक्शन सीआरपीसी के अख्तियारात हासिल हैं, तो वो ऑर्डर जारी कर सकता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाए जो ऊपर बयान की गई है। चौथा जो सबसेक्शन है वो नहायत अहम है। उसमें यह बयान किया गया है कि बावजूद इसके कि सबसेक्शन 1, 2 और 3 में जो कुछ भी बयान किया गया है, कोई पुलिस ऑफिसर सेक्शन 497 और सेक्शन 498 पाकिस्तान पीनल कोड में किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा मासवाए इसके कि जब तक हस्बैंड की तरफ से कंप्लेंट दाखिल ना की जाए और इन हिज एब्सेंस बाय सम पर्सन हु हैड द केयर ऑफ सच वुमेन ऑन हिज बिहाफ एट द टाइम एंड सच ऑफेंस वाज कमिटेड, या फिर हस्बैंड की तरफ से कोई ऐसा शख्स जब तक कंप्लेंट ना करे जिसकी केयर में वो खातून रहती थी और हस्बैंड किसी वजह से उस वक्त मौजूद नहीं था। तो इसमें जी इन्वेस्टिगेशन कॉग्निटिव केसेस और इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निटिव केसेस जो है वो अंडर सेक्शन 155 और 156 हमने उसको बयान करने की कोशिश की है। उसके बाद है जी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो ड्यूटीज हैं वो बड़ी अहम है। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए कि वो हर हाल में मुल्ज़म को ऑफेंस के साथ कनेक्ट करना चाहता हो, कि बल्कि उसको इस तरह से प्रोसीड करना चाहिए कि वो जो सरफेस है, जो सतह है, जो मामला है उसको ट्रुथ की तरफ लेके जाए। और उसका एक ये भी ड्यूटी है कि वो इनोसेंट पर्सन्स को जो अग्री ऑफ एंडलेस इन्वेस्टिगेशन है और ट्रायल है उससे भी बचाए। उसके बाद जी साइट प्लान तैयार करना और एविडेंशियरी वैल्यू तैयार करना भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी में है। और आर्टिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अक्रेंस उनको कलेक्ट करना भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है। और इस तरह से हमने ये बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि एविडेंस जो है इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल, और इन्वेस्टिगेशन is more important part of a trial. During the trial, the conviction or acquittal of any person is based on the investigation. So far as the investigation, the definition of investigation is concerned, it has been mentioned under section 4 CRPC that an investigation is always conducted by a police officer and the purpose of investigation is to collect evidence.
हमेशा कोई पुलिस अफसर करेगा और इसका मकसद है ये एविडेंस को कलेक्ट करना। सेक्शन 150A और 150B आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन CRPC and these are investigation of offense under section 295C Pakistan Penal Code. Notwithstanding anything contained in this code, no police officer below the rank of a superintendent of police shall investigate the offense against any person alleged to have been committed by him under section 295C of the Pakistan Penal Code. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, तो ऐसे केसेस में जी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन करने की कतन इजाज़त नहीं है। 295C सेक्शन के तहत होने वाली इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है इस रैंक का ऑफिसर उसको कंडक्ट करने का पाबंद है। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ जिना नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड where a person is accused of offense of zina under offense of zina enforcement of the ordinance 1971 7 of 1979, no police officer below the rank of superintendent of police shall investigate such offense nor shall such accused be arrested without permission of the court. जिना के केसेस में फिर यह बात बयान की गई है कि अगर कोई शख्स इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ज़िना का मर्तकब हुआ है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से कम दर्जे का ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा और ना ही उसको एंड नॉर सच अक्यूज्ड बी अरेस्टेड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, और उसको अदालत की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, और इसमें जिना बिल जबर भी शामिल है। तो इस लिहाज से आज का हमारा टॉपिक जो था उसमें हमने 3 चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है कि FIR किसे कहते हैं, FIR किस तरह से लिखी जाती है, और FIR के इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इसके बाद डिलेड FIR, सेकेंड FIR, क्वेश्चन FIR और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट, इसके एसेंशियल्स, इनको भी डिस्कस किया गया है। और इसी तरह से फिर हमने सेक्शन 155 में सेक्शन जो है जी 155 में हमने इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस में जो इंफॉर्मेशन अगर आ जाती है तो इसको किस तरह से हमने राइट डाउन करना है, और पार्ट 2 में इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है। और इसी तरह से 156 में कैटेगोरिकली वी हैव लर्नड हाउ टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केसेस, और बाद में इसका जो 156A और B बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने PPC के सेक्शन 295C और इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डिनेंस में ऑफेंस ऑफ जिना के मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करने का अख्तियार है उसको डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई क्वेरीज हों तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश की जाएगी कि आपको इस लेक्चर के मतलब सेटिस्फाइड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।